अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में एक नई प्रेजेंटेशन के साथ हाजिर हूँ। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बाज़ाब्ता तौर पर अब पूरे मुल्क के साथ साथ हमारी यूटी जम्मू एंड कश्मीर में लागू हो चुकी है और इसके जो मुख्तलिफ इम्प्लीकेशंस या इंटरवेंशंस हैं उनको रफ्ता रफ्ता इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और इस हवाले से जो भी स्टेक होल्डर हो, चाहे वो टीचर्स हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो ऑफिसरान हैं जो भी सिस्टम्स के साथ वाबस्ता हैं और कम्युनिटी मेंबर्स हों, बल्कि हर फर्द को इस पॉलिसी के साथ लेना देना है। और उम्मीद की जाती है कि इस पॉलिसी के बारे में हमारी जो कम्युनिटी है, टीचर्स, ऑफिसर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, सारे लोगों को इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और क्या चीज़ें एजुकेशन सिस्टम के हवाले से इस पॉलिसी में आई हैं उनके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। आज की प्रेजेंटेशन में जो हम बात करेंगे इसका हमारा सिर्फ मकसद ये है कि एट द टिप ऑफ टंग हमें पता होना चाहिए कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या खास बातें कही गई हैं और किस तरह इनको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और किस तरह हमारे जो निज़ाम तालीम है उसको ये रिजुविनेट कर सकती है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो इस हवाले से आपको मालूम होना चाहिए कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है ये 21st सेंचुरी यानी 21वीं सदी की पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है और 1986 के बाद यानी 34 इयर्स के बाद एक नई एजुकेशन पॉलिसी जिसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कहा जाता है ये लाई गई है और एक रॉबस्ट पॉलिसी है। क्या चीज़ें इसमें हैं हम आगे वाली स्लाइड्स में बात करेंगे, लेकिन कुछ प्रिलिमिनरी चीज़ें इस पॉलिसी के हवाले से। सबसे पहली बात, दिस पॉलिसी इज बिल्ट ऑन द फाउंडेशनल पिलर्स ऑफ एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। 4 बुनियादी पिलर्स इस पॉलिसी में रखे गए हैं। सबसे पहला जो पिलर है दैट इज एक्सेस, यानी ये एम है इस पॉलिसी की कि हर एक बच्चा जो तालीम हासिल करने की एज को पहुंच चुका है उसको तालीमी निज़ाम तक, स्कूलों तक और सिस्टम तक एक्सेस होना चाहिए और ऐसी रुकावट नहीं बननी चाहिए जिसकी वजह से एक बच्चा तालीम हासिल ना कर सके। यानी हर एक बच्चे को तालीम जो है एक्सेसिबल होनी चाहिए। दूसरी बात इक्विटी की कही गई है। इक्विटी मीन्स समाज के हर तबके का ख्याल रखा गया है। यहाँ पर इक्वेलिटी नहीं है बल्कि इक्विटी है। इक्विटी को आप इस तरह समझिए कि अगर कोई बैकवर्ड एरिया है, कोई फार फ्लंग एरिया है और कोई सिटी वाला एरिया है, सिटी वाले एरिया में जिन एवेन्यूज की ज़रूरत है उसको मद्देनज़र रखकर जो फार फ्लंग एरियाज हैं उस वाले एरिया में जो एडिशनल चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी उनको मुहैया रखना होगा। जैसे कि अगर हम इक्विटी की बात करेंगे, यहाँ पर बराबरी या मसावात की बात कही गई है कि हर एक समाज के तबके को इंसाफ मिलना चाहिए तालीम के निज़ाम के हवाले से। थर्ड थिंग इज़ कि क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए, यानी एक ऐसी तालीम जिससे बच्चे का जो स्किल है, बच्चे की जो नॉलेज है, बच्चे का जो एटीट्यूड है, बिहेवियर है, उन सब चीज़ों में डेवलपमेंट आ जाए। और नेक्स्ट थिंग इज अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी के हर एक समाज का जो तबका है इसको अफोर्ड करने की सलाहियत रखना चाहिए। यानी ये तालीमी निज़ाम हमें इस तरह बनाना है कि हर एक समाज का फर्द जो है इसको अफोर्ड कर पाए। नेक्स्ट थिंग इज अकाउंटेबिलिटी। इसमें तालीमी निज़ाम में अकाउंटेबिलिटी लाई जाए
और लाई जा रही है मुख्तलिफ तरीकों से. So these are the basic pillars on which this policy has been built. Next thing is the policy is aligned to 2030 agenda for sustainable development. यानी चूंकि SDGs जो कि 2030 के लिए बनाए गए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उनको मद्देनजर रखकर इस पॉलिसी को बनाया गया है. इट एम्स टू मेक both school and college education more holistic, flexible, multidisciplinary, suited to the 21st century needs. तो निज़ामी तालीम को, चाहे वो कॉलेज की तालीम हो या स्कूल एजुकेशन की तालीम हो, इसको हॉलिस्टिक बनाया जा रहा है, मल्टी डिसिप्लिनरी और फ्लेक्सिबल, ताकि जो 21st सेंचुरी 21वीं सदी की ज़रूरियात हैं उनको फुलफिल किया जा सके. तो दीज वर सम प्रिलिमिनरी थिंग्स अबाउट द पॉलिसी. अब हम पॉलिसी के अंदर जाएंगे. हमें मालूम होना चाहिए इस पॉलिसी के 4 हिस्से रखे गए हैं. इसमें पार्ट 1, 2, 3 एंड 4. जो फर्स्ट पार्ट इसका है दैट इज स्कूल एजुकेशन, सेकंड पार्ट हायर एजुकेशन, थर्ड पार्ट अदर की एरियाज ऑफ फोकस एंड फोर्थ पार्ट इज मेकिंग इट हैपन. ये 4 हिस्से इस पॉलिसी में रखे गए हैं. तो आज की इस प्रेजेंटेशन में हम फोकस करेंगे स्कूल एजुकेशन वाला जो पार्ट है इसी पर, और इसके बारे में जितनी जानकारी हमें होनी चाहिए, क्या क्या खास चीजें स्कूल एजुकेशन के बारे में इस पॉलिसी में कहे गए हैं, उनके बारे में हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे. जैसे स्कूल एजुकेशन का जब हम हिस्सा खोलते हैं इस पॉलिसी में, तो वहां हमें देखने को मिलता है कि इस वाले पार्ट के 8 चैप्टर्स हैं. जिस तरह आप यहाँ पर ये वीडियो पॉज करके इन चैप्टर्स को पढ़ सकते हैं. 8 चैप्टर्स यहाँ पर स्कूल एजुकेशन के जो हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं, और स्कूल एजुकेशन के सिर्फ यही 8 पार्ट्स हैं. और इसमें फिर क्या क्या कहा गया है, किस तरह की चीजें इसमें रखी गई हैं, उनके बारे में हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में. सबसे पहली बात, स्कूल एजुकेशन के हवाले से जब हम NEP 2020 में बात करते हैं, इसमें कहा गया है कि यूनिवर्सल एक्सेस फ्रॉम प्री प्राइमरी स्कूल टू ग्रेड 12. दैट मीन्स कि यूनिवर्सल एक्सेस होना चाहिए. और नेक्स्ट थिंग, टारगेट टू अचीव 100% क्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन स्कूल एजुकेशन बाय 2030 तक, यानी 2030 तक टारगेट रखा गया है कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 100% होना चाहिए. यानी हमारे स्कूलों में 100% बच्चे ज़ेर तालीम होने चाहिए, और कोई भी ड्रॉप आउट या आउट ऑफ स्कूल बच्चा जो है नहीं रहना चाहिए. ये जो टारगेट है 2030 तक रखा गया है कि 30 में हमारा जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, यानी हर एक बच्चा जो भी एज के मुताबिक स्कूल में होना चाहिए वो स्कूल में एनरोल्ड होना चाहिए. ये पहली बात इसमें स्कूल एजुकेशन के हवाले से कही गई है. नेक्स्ट थिंग, स्कूल एजुकेशन के हवाले से जो है वो है ECCE, यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन. कहा गया है एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 3 to 6 years by 2025. यानी जो 3 से 6 साल तक, बल्कि 3, 4 और 5 साल वाले बच्चे जो एज के हैं वो ECC यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, चाहे वो आंगनवाड़ी या प्री स्कूल में हो, वहां पर ज़ेर तालीम होने चाहिए, वहां पर एनरोल्ड होने चाहिए. और टारगेट रखा गया है जो भी 3 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे हैं, 6 साल से कम उम्र के बच्चे, वो 2025 तक सारे के सारे एनरोल्ड होने चाहिए हमारे आंगनवाड़ीज में या प्री प्राइमरी स्कूलों में. और ECC के हवाले से बाज़ाब्ता एक चैप्टर रखा गया है कि किस तरह की इंटरवेंशंस इसमें रखी गई हैं. तो अगर हमें नटशेल में देखना होगा कि ECC जो है इसको बाज़ाब्ता तौर पर अब प्लानड मैनर में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, और इस हवाले से जो करिकुलर स्ट्रक्चर जिसके बारे में हम नेक्स्ट पॉइंट में बात करेंगे वो अहमियत रखता है. जैसे रिप्लेसिंग 10+2 विद 5+3+3+4, जो नया करिकुलर स्ट्रक्चर इसमें रखा गया है. पहले हमारा 10+2 हुआ करता था, यानी 10 साल हाई स्कूल तक,
फिर 2 साल हायर सेकेंडरी के, लेकिन अब जो नया स्ट्रक्चर आया है वो है 5+3+3+4। दैट मीन्स पहले 5 साल फाउंडेशनल स्टेज में, फिर उसके बाद 3 साल प्रिपरेटरी स्टेज में, और उसके बाद 4 साल मिडल स्टेज 3 साल मिडल स्टेज में, और सेकेंडरी स्टेज में 4 साल। तो एज के हवाले से जो इस करिकुलर स्ट्रक्चर में बात कही गई है वो है कि प्री प्राइमरी प्राइमरी 1 से लेकर ग्रेड 2 तक, यानी हमारे स्कूल में अब जो बच्चा एडमिट होगा या प्री प्राइमरी या आंगनवाड़ी सेंटर में, उसकी एज 3 साल से ज्यादा होगी, 3+। फिर 3, 4 और 5 प्री प्राइमरी स्कूल में वो रहेगा, प्री प्राइमरी डिपार्टमेंट में रहेगा। उसके बाद 6 और 7 वो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में फाउंडेशनल स्टेज में ही, लेकिन उसके 1 और ग्रेड 2 का जो क्लास है वो फाउंडेशनल स्टेज में ही रखा गया है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि इस पॉलिसी में कितने स्टेजेस हैं, तो आपके टिप ऑफ टंग आपको पता होना चाहिए कि इसके 4 स्टेजेस हैं, फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडल एंड सेकेंडरी। तो 3 साल का जब बच्चा एडमिट होगा हमारे स्कूल में, फिर 5 साल वो फाउंडेशनल स्टेज में देकर जो प्रिपरेटरी स्टेज में जब बच्चा पहुंचेगा, तो उस वक्त उसकी जो एज होगी वो 8+ होगी, 8+, क्योंकि 6+ वो फर्स्ट में पहुंचेगा, 7+ वो सेकंड में पहुंचेगा, और 3+ जो है प्रिपरेटरी स्टेज में जब शिफ्ट बच्चा होगा तो उस वक्त उसकी एज 8+ होगी। फिर 3 साल प्रिपरेटरी स्टेज में, यानी 3, 4 एंड 5th ग्रेड, 3rd, 4th एंड 5th ग्रेड। फिर उसके बाद मिडिल स्टेज में 6, 7 एंड 8th ग्रेड्स यानी क्लासेस जो हैं वो बच्चा देगा। तो उसके बाद सेकेंडरी स्टेज में शिफ्ट होगा। सेकेंडरी स्टेज अब हायर सेकेंडरी को यहाँ पर नहीं रखा गया है, बल्कि पूरे 4 साल को एक ही नाम दिया गया है, दैट इज सेकेंडरी स्टेज। ग्रेड 9 to 12 यानी 9वीं जमात से 12वीं जमात तक जो स्कूलिंग बच्चे की है वो कंप्लीट होगी अंडर सेकेंडरी स्टेज। तो इस तरह जो नया स्ट्रक्चर करिकुलर स्ट्रक्चर है, 10+2 की जगह अब 5+3+3+4 स्ट्रक्चर आया है। उसके बाद नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी फोकस ऑन FLN बाय ग्रेड 3। इस पॉलिसी में एक खास बात कही गई है, वो ये है कि देखा गया है कि ये जो पॉलिसी है तब तक ये रेलेवेंट नहीं होगी, या ये रेलेवेंट तभी होगी जब बच्चा 3 साल ग्रेड 3 से पहले बाय ग्रेड 3 यानी फर्स्ट, सेकंड और फाउंडेशनल स्टेज में फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी को कंप्लीट या उस पर उसकी कॉम्पिटेंसी हो। यानी बच्चे की जो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी है, कम से कम जितनी उसकी मिनिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग इस लिटरेसी और न्यूमरेसी में होनी चाहिए वो अचीव करनी जरूरी है। और इसके लिए टारगेट 2025 रखा गया है, और कहा गया है कि अगर ये स्टेज फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी अगर ये कंप्लीट नहीं हो पाता है, इसमें बच्चे की खामी रहती है, फिर आगे वाले जो स्टेजेस है उसमें इस पॉलिसी से बच्चे को कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। जैसे नीचे मैंने यहाँ पर लिखा है, द रेस्ट ऑफ दिस पॉलिसी विल बिकम relevant for our students only if this most basic learning requirement, that is reading, writing and arithmetic at foundational level is first achieved। यानी अगर ये चीजें फाउंडेशनल लेवल पर रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक बच्चे में डेवलप होती हैं, तब जाके जब वो नेक्स्ट स्टेज में पहुंचेगा तो बाकी जो इंटरवेंशन इस पॉलिसी में रखी गई है उसके बाद ही अचीव कर पाएगा। नेक्स्ट थिंग, हाँ, मल्टीलिंगुअलिज्म एंड पावर ऑफ लैंग्वेज। इसमें एक खास बात कही गई है कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टिल ग्रेड 5 प्रेफरेबली टिल ग्रेड 8 विल बी होम मदर लैंग्वेज। यानी 5वीं जमात तक जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इस वक्त हमारे स्कूलों में है वो इंग्लिश है, लेकिन पॉलिसी कहती है कि ग्रेड 5 तक, 5th क्लास तक लाजमी बनाया गया है कि बच्चे को मदर टंग यानी होम लैंग्वेज में बेसिक
फिफ्थ ग्रेड तक एजुकेशन मिलनी चाहिए। और इसमें एक ऑप्शन रखी गई है कि ग्रेड 8 तक भी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मदर टंग ही रहेगी, यानी बच्चा जो है उसको अपनी जो मदर टंग है उसी में ये क्लासेस पढ़ाए जाएंगे, खासकर क्लास 5th तक, और ऑप्शनल है क्लास 8th तक। इस हवाले से एक वजाहत यहाँ पर ज़रूरी है कि इंग्लिश जो इस वक्त मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो एज सब्जेक्ट रहेगा ही, लेकिन जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं जिसमें मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश था, अब जो हमारे टेक्स्ट बुक्स है उन पर काम किया जा रहा है, और टेक्स्ट बुक्स को रीजनल लैंग्वेजेस में या बच्चे की जो होम लैंग्वेज है उसमें ट्रांसलेट किया जा रहा है, और कोशिश की जा रही है कि क्लास 5th तक कम से कम और क्लास 8th तक बच्चे की जो बुनियादी तालीम है वो मदर टंग में ही मिलनी चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज कि examination reforms. Board exams for grade 10 and 12 will be continued but reformed to eliminate the need for taking coaching classes. कुछ ऐसे मेजर्स उठाए जा रहे हैं जिससे ये जो बोर्ड एग्जाम्स हैं पहले तो वो सिर्फ क्लास 10th और क्लास 12th में बोर्ड एग्जाम्स होंगे, और कोशिश की जा रही है कि बच्चे को कोचिंग क्लासेस लेने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स के हवाले से बात कही गई है। और उसके बाद न्यू नेशनल असेसमेंट सेंटर परख, एक ऐसा असेसमेंट सेंटर डिवाइस किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा, जिसका नाम परख होगा, यानी परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। यानी ये जो सेंटर लॉन्च किया जाएगा, बल्कि ऑलरेडी ये जो परख है इसको बनाया गया है और इसने अपना काम करना शुरू किया है। अगर आपने देखा होगा कि होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड जो अब हमारे स्कूलों में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है वो इसी की एक इंटरवेंशन है, और परख का जो काम होगा, जो असेसमेंट पूरे मुल्क में हो रहा है उसको वो स्ट्रीमलाइन करेंगे ताकि जो असेसमेंट रिफॉर्म्स के हवाले से काम हो, परख उस पर काम करे और असेसमेंट में यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश की जाएगी। तो ये जो परख है पहले ही बनाया गया है, जनवरी 2023 से इसने अपना काम करना शुरू किया है। तो ये एक और इंटरवेंशन है इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। उसके बाद इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, एम्फेसिस ऑन सोशली डिसएडवांटेज्ड गर्ल्स, ये एक खास चीज़ है कि सोशो कल्चरल आइडेंटिटी फॉर चिल्ड्रन CWSN, जो भी बच्चे हैं उनके लिए कुछ खास इकदामात उठाए जाएंगे ताकि उनको नॉर्मल या रेगुलर स्कूलिंग जो है उसमें अकोमोडेट किया जा सके इन डिसएडवांटेजेस ग्रुप्स को। उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज के स्ट्रीम्स एंड सब्जेक्ट्स, नो रिजिड सेपरेशन बिटवीन आर्ट्स एंड साइंस, करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, वोकेशनल एंड एकेडमिक सब्जेक्ट्स। अब कोई स्ट्रीम्स में जो एक बाउंड्री होती थी कि एक स्ट्रीम सिर्फ एक ही स्ट्रीम है, उसमें दूसरा सब्जेक्ट आप नहीं ले सकते हैं, तो वो जो उसमें सेपरेशन स्ट्रीम्स में थी उसको दूर किया जाएगा। अब ग्रुप्स ऑफ सब्जेक्ट्स में से बच्चों को ओपन चॉइस होगी कि वो कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। और ख़ास बात इसमें यह है कि अब साइंस वाला आर्ट्स वाले सब्जेक्ट्स भी ले सकता है, यानी अगर साइंस के 2 सब्जेक्ट्स फिर आर्ट्स में भी से एक सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट्स ले सकता है, इसी तरह आर्ट्स वाला साइंस का कोई सब्जेक्ट पढ़ सकता है। तो इसी तरह वोकेशनल एंड एकेडमिक सब्जेक्ट्स को मुनज़्ज़म तरीके से अब स्कूलों में लाया जा रहा है। नेक्स्ट थिंग इज के इसमें टीचर रिक्रूटमेंट एंड कैरियर पाथ, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स टू बी डेवलप्ड फॉर टीचर्स, प्रोग्रेशन पाथ्स टू बिकम एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स और टीचर एजुकेटर्स विल बी अवेलेबल फॉर टीचर्स। टीचर्स के लिए एवेन्यूज खोली जाएंगे, ऐसी सहूलियत रखी जाएगी ताकि वो
टीचर एजुकेटर्स बन सके, वो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स बन सके। तो इस हवाले से एक और जो NNPST जो है लॉन्च किया जाएगा, एक प्लेटफॉर्म होगा जिस पर टीचर्स के हवाले से सारी पॉलिसीज के हवाले से या उनके कैरियर प्रोग्रेशन के हवाले से काम किया जाएगा। स्टैंडर्ड सेटिंग एंड एक्रीडिटेशन फॉर स्कूल एजुकेशन, स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी टू बी सेट इन ऑल स्टेट्स यूटीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब तक आपने देखा होगा कि यूनिवर्सिटीज़ को एक्रीडिटेशन दी जाती थी, अब जो एक्रीडिटेशन के हवाले से स्कूलों को भी अब एसेस किया जाएगा और फिर ग्रेड्स दिए जाएंगे। नेक्स्ट थिंग, वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन में पर इस पॉलिसी में खास ध्यान दिया गया है, क्योंकि कहा गया है कि जो स्किल इंडिया की बात की जा रही है वो तब तक नामुमकिन है जब तक कि हम वोकेशनल एजुकेशन को फॉर्मल स्कूलिंग में सही ढंग से ना लाए। तो इस हवाले से कहा गया है कि 6 से 8वीं क्लास तक यानी ग्रेड 8 तक बैगलेस डेज 10 का प्रोविजन रखा गया है, और कहा गया है कि इन 10 दिनों में बच्चों को एक्सपोजर विजिट्स पर लिया जाएगा, जो लोकल वोकेशनल एक्सपर्ट्स होंगे, कारपेंटर्स, गार्डनर्स, पॉटर्स, आर्टिस्ट्स और इसी तरह बाकी जो प्रोफेशनल्स हैं वहाँ पर वो देखेंगे, उनके साथ इंटर्न करेंगे और देखेंगे कि किस तरह वो अपना काम काज करते हैं। तो फिर ये रही बात क्लास 8 तक। क्लास 9 से बाज़ाब्ता तौर पर वोकेशनल सब्जेक्ट्स को स्कूलों में पहले ही लाया गया है और इसको अब स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है ताकि वोकेशनल सब्जेक्ट्स एक खास मकाम हासिल कर सके और बच्चे इसको ले सकें। नेक्स्ट थिंग इज नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। NEP में ये भी कहा गया है कि अब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है 4 करिकुलम फ्रेमवर्क्स बनाए जाएंगे। दैट इज फर्स्ट NCF फॉर ECC, NCF फॉर स्कूल एजुकेशन, NCF फॉर टीचर एजुकेशन एंड NCF फॉर एडल्ट एजुकेशन। तो इस हवाले से पहले ही 2022 में NCF फाउंडेशनल स्टेज यानी जिसको यहाँ पर NCF और ECCE कहा गया है वो आया है, और 2023 इसी साल नेशनल करिकुलम फॉर स्कूल एजुकेशन ये भी आया है, और टीचर एजुकेशन और एडल्ट एजुकेशन अभी आना बाकी है। इस पर काम चल रहा है एंड उम्मीद की जाती है कि जल्दी इस हवाले से भी काम, ये जो डॉक्यूमेंट्स 2 हैं ये भी आएंगे मंजर आम पर। और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के हवाले से मैं यहाँ पर बता दूं, ये 2 डॉक्यूमेंट्स या ये जो डॉक्यूमेंट्स आएंगे या आए हैं, ये पूरा जो हमारा स्ट्रक्चर है, फ्रेमवर्क है, किस तरह हमें अपनी पेडागोजी, अपना असेसमेंट, अपना टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ऑर्गेनाइज करना है, उस सारी के हवाले से और स्कूलों के फंक्शनिंग के हवाले से, टेक्स्ट बुक्स के हवाले से पूरी गाइडलाइन देता है, डिटेल्ड गाइडलाइन देता है। तो इसके बाद हमारे जहन में ये बात रहनी चाहिए कि विजन ऑफ NEP 2020 क्या है। दैट इज होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर डेवलपमेंट बच्चे की, इसका विजन है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड नॉलेज होनी चाहिए, इसमें स्किल्स हो, एटीट्यूड्स हो, बच्चे का बिहेवियर हो, ये सारी चीज़ें इनको ऑन बोर्ड लिया जाएगा। और उसके बाद स्कूल करिकुलर एंड पेडागोजिकल रिस्ट्रक्चरिंग की बात हमने की, यानी हमने देखा कि जो नया करिकुलर स्ट्रक्चर है उसमें क्लास प्राइमरी 1 से ही यानी एज 3+ से ही बच्चों को अब फॉर्मल स्कूलिंग में एडमिट किया जाएगा। ऑल्दो स्कूलिंग का जो फिर तरीका है, पढ़ाने का जो तरीका है, पेडागोजिकल जो प्रोसेस है वो डिफरेंट है क्लास 1 या जो ऊपर वाले ग्रेड्स हैं उनसे प्री प्राइमरी में। तो दैट इज सेकेंडरी थिंग। तो रिस्ट्रक्चरिंग हुई है, अब 10+2 नहीं है। इसी तरह बच्चे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट या बाकी लर्निंग गोल्स, पेडागोजीज वगैरह, इन चीज़ों का ख्याल रखा गया है। और ख़ास बात यहाँ जो है जिस पर हम यहाँ पर बात करना चाहेंगे, दैट इज़ पेडागोजी। पेडागोजी के हवाले से NEP ने तफसीलन बात की है और कहा है कि जो
हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, मेथोडोलॉजी है, स्कूलों में ट्रांजैक्शन प्रोसेस है, वो एक्सपीरियंशियल होना चाहिए, वो होलिस्टिक होना चाहिए। होलिस्टिक मीन्स उसमें बच्चे की ऑल राउंड डेवलपमेंट, जिसको 360 डिग्री असेसमेंट के ज़रिए से असेस किया जाएगा, वो मद्देनज़र रखा गया है और कहा गया है कि बच्चे की सोशो इमोशनल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, एस्थेटिक डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बाकी जो मैथमेटिकल डेवलपमेंट या एनवायरनमेंट के हवाले से जो डेवलपमेंट एक्सपेक्ट की जाएगी, वो सारी चीज़ें बच्चे में डेवलप होनी चाहिए। और इसमें एक और ख़ास बात ये है कि इसको असेस करने के लिए, इस पर काम करने के लिए एनसीएफ तो पहले आया ही है, लेकिन एचपीसी जो कि एक और इंटरवेंशन एनईपी की है, वो होलिस्टिक प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए, करने के लिए पहले ही इम्प्लीमेंट हो चुका है। और इस एकेडमिक सेशन से हम फाउंडेशनल स्टेज और प्रिपरेटरी स्टेज में जो एचपीसीज होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड हैं वो बच्चों का बना रहे हैं। और उसके बाद पेडागोजी इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट्स को इंटीग्रेट करना है, इंक्वायरी ड्राइवन, डिस्कवरी ओरिएंटेड, लर्नर सेंटर्ड, डिस्कशन बेस्ड, फ्लेक्सिबल, एंजॉयबल। तो वो रोट मेमोराइजेशन पर जो हम फोकस करते थे, जिसमें सिर्फ अवेयरनेस पार्ट पर हम ज़्यादा स्ट्रेस देते थे, उसको अब कम अहमियत दी जा रही है और कोशिश की जा रही है कि जो बच्चे की लर्निंग हो वो लर्नर सेंटर्ड हो, डिस्कवरी ओरिएंटेड हो, फ्लेक्सिबल हो, एंजॉयबल हो, जॉयफुल हो, बर्डन फ्री हो। तो इसके बारे में एनईपी ने बात की है। सो नटशेल में हम कह सकते हैं, अगर हमें नटशेल में एट द टिप ऑफ टंग एनईपी के बारे में कोई पूछता है, तो स्कूल एजुकेशन में हम कह सकते हैं कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो के हवाले से बात की गई है, जिसको 2030 डेडलाइन रखी गई है कि तब तक पूरा 100% आना चाहिए। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पर जोर दिया गया है। रिसर्च जो हमारा करिकुलर स्ट्रक्चर है उसको चेंज किया गया है। नेशनल दिस एफएलएन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी का कॉन्सेप्ट लाया गया है। उसके बाद मल्टीलिंगुअलिज्म यानी मदर टंग जो है वो एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अप टू ग्रेड 5 एंड प्रेफरेबली अप टू ग्रेड 8 रखी गई है। और क्लास 10th और 12th में बोर्ड एग्जामिनेशंस कंटिन्यू होंगे। इसी तरह परख का कॉन्सेप्ट आया है जो पहले ही वजूद में आया है और जो असेसमेंट को यूनिफॉर्मिटी असेसमेंट में लाएगा। इसी तरह इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में ज़्यादा स्ट्रेस दिया गया है। स्ट्रीम्स में जो सेपरेशन हुआ करती थी उसको दूर किया गया है। इसी तरह टीचर रिक्रूटमेंट एंड करियर पाथ के हवाले से बात की गई है कि टीचर को एवेन्यूज दिए जाएंगे टीचर्स को कि वो अपना जो कैरियर है उसमें प्रोग्रेशन दिखाए। और इस हवाले से एक और बात जो हम भूल गए थे वो है कि टीचर ट्रेनिंग के हवाले से लाजमी बनाया गया है कि हर एक टीचर को एक एकेडमिक ईयर में कम से कम 50 घंटे जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट, जिसको कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट सीपीटी कहा गया है, वो करना है। यानी कम से कम 50 घंटों की ट्रेनिंग एक टीचर को इन पीस मील्स लेनी होगी। और उसके बाद स्टैंडर्ड सेटिंग एंड एक्रीडिटेशन फॉर स्कूल एजुकेशन, यानी स्कूलों को अपग्रेडिंग की जाएगी ऑन द बेस ऑफ परफॉर्मेंस, जिस तरह यूनिवर्सिटीज को किया जा रहा है, कॉलेजेस को किया जा रहा है। वोकेशनल एजुकेशन को कहा गया है कि बाय 2025 एटलीस्ट 50% ऑफ स्टूडेंट्स टू हैव एक्सपोजर टू वोकेशनल एजुकेशन, यानी कम से कम 50% बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन मिलनी चाहिए मुख्तलिफ वोकेशनल सब्जेक्ट्स में। और 2025 इस हवाले से 50% के लिए डेडलाइन रखी गई है। और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क्स अब आज तक एक ही हुआ करता था, अब 4 बनाए गए हैं या बनाए जा रहे हैं, जिसमें 2 पहले ही पब्लिक डोमेन में बल्कि जो पहले ही आए हैं और उनको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो विजन के हवाले से हमने बात की, पेडागोजी के हवाले से और करिकुलर रिस्ट्रक्चरिंग के हवाले से। तो ये हमारी एक छोटी सी कोशिश थी कि हम एनईपी को थोड़ा एक्सप्लेन कर सके। ऑल्दो दिस इज ए लेंथी टॉपिक, इसमें घंटों बात हो सकती है, लेकिन इस यूट्यूब वीडियो के लिए हम कोशिश करते हैं कि इसका टाइम कम से कम कंज्यूम हो जाए और
ایسی انفارمیشن ہم آپ کو دے سکیں جو آپ کے فنگر ٹپس پر یا ایٹ دا ٹپ آف ٹنگ رہے، تاکہ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ واٹ NEP از، واٹ اٹ انکلوڈس، تو آپ کم سے کم جو بنیادی چیزیں اس میں ہیں ان کا جواب دے سکیں، یا کم سے کم ان کے بارے میں آپ کو جانکاری ہو، اور آپ جب ان پر کام کریں گے جو آپ سے ایکسپیکٹ کیا جائے گا تو آپ اپنے جو صلاحیت ہیں اس حوالے سے ان کا آپٹیمم یوٹیلائزیشن کر سکیں۔ امید ہے کہ یہ ہماری پریزنٹیشن آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اپنے کومنٹ سے ہمیں نوازیں گے اور اس کو آگے بڑھائیں گے، شیئر کریں گے۔ تو اگر کچھ فیڈ بیک اس حوالے سے آپ دینا چاہیں تو پلیز ہمارے ای میل ID اور واٹس ایپ نمبر پر آپ وہ فیڈ بیک، کومنٹس، اپنی سجیشنز دے سکتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔